आभार गायत्री जी। सबसे पहले तो मंच पर जो साहित्य के पुरोधा हमारे समूह उपस्थित हैं, मैं उन सबको अपनी ओर से भी और पूरे संपादक मंडल की ओर से सादर नमन करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हम जैसे रचनाकारों को ठीक उंगली पकड़ के खड़ा होना, उसके बाद चलना और आज तक हमारी जितनी यात्रा रही है उसमें हमारा इन्होंने मार्गदर्शन किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया हो। हम ज़्यादातर लोग जो हमारी पीढ़ी के हैं, आप सभी के एक तरह से एकलव्य हैं जो आपकी छत्र छाया में आपकी परछाइयों का अनुसरण करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं मंच पर आसीन और मेरे सम्मुख आसीन जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उन सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं तो गज़ल वाला आदमी हूँ, प्रोज वगैरह मुझे आती नहीं ज़्यादा, तो वहीं से अपनी बात शुरू करूँगा। अभी गायत्री जी ने गुलजार साहब की नज़्म पढ़ी, किताबें, कि किस तरह से किताबें हमारे जीवन से जाती जा रही हैं। गुलजार साहब ने एक जगह बड़ी अच्छा एक सेंटेंस इंग्लिश में बोला है कि द प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, कि जो लिखित शब्द है वो गायब होता जा रहा है। वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि दरीचे खोलने भी लग गए हैं, दरीचे खोलने भी लग गए हैं, जुलूसा घोलने भी लग गए हैं। दरीचे खोलने भी लग गए हैं, जुलूसा घोलने भी लग गए हैं, फकत पर्दे पे चलते ही नहीं अब, फकत पर्दे पे चलते ही नहीं अब, हरूफ अब बोलने भी लग गए, हरूफ अब बोलने भी लग गए। और मैंने जैसा भी कहा कि गुलजार साहब ने एक जगह कहा है कि प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, बिल्कुल ठीक कहा है। और दुख की बात यह है कि प्रिंटेड वर्ड तो खैर कम होता ही जा रहा है, डिजिटलाइज होता जा रहा है सारा कुछ, लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि वो प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ने वाले लोग भी लुप्त होते जा रहे हैं। पहले जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, डॉक्टर कपूर और डॉक्टर हिम्मत सिंह तो हमसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो हमारे से भी पहले का ज़माना देखा है, लेकिन हमारी पीढ़ी तक भी ये एक प्रथा हुआ करती थी कि कोई शायद ऐसा घर होगा जिसमें पत्र पत्रिकाएं ना आती, चाहे वो नंदन थी बच्चों के लिए, चाहे वो चंपक थी, चाहे वो रीडर डाइजेस्ट थी या कादम्बनी थी, कल्याण था। ये पत्रिकाएं लगभग सभी पढ़े लिखे घरों का एक हिस्सा हुआ करती थी। धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान हर घर में ये पाई जाती थी। जिस घर में ये मैगजीन न मिले ऐसा समझा जाता था कि ये अनपढ़ों का घर है। लेकिन आज आप देखिए कि वो जिनके मैंने नाम लिए हैं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, ये बेचारी अपनी इम्पोर्टेंस इतनी खो चुकी हैं कि इनमें से ज़्यादातर तो बंद ही होती, आती ही नहीं। और ऐसे समय में जबकि प्रिंटेड वर्ड इज रिसीडिंग, ऐसे समय में एक साहित्यिक पत्रिका, और वो भी शुद्ध साहित्यिक पत्रिका को निकालना, उसका आरंभ करना सचमुच में अपने आप में एक बड़े जीवट का कार्य है और हमने ये पंगा लिया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं तो गज़ल वाला हूँ, आधी बातें तो अपने शेर में कह सकता हूँ मैं कि चल पड़े जब सूए मंजिल फिर भला डरना ही क्या, चल पड़े जब सूए मंजिल फिर भला डरना ही क्या, जो न चट्टानों से टकरा जाए वो झरना ही क्या, जो न चट्टानों से टकरा जाए वो झरना ही क्या। बहरहाल मैं जैसा कि मेरी छोटी बहन ने कहा कि पत्रिका के आरंभ से लेकर आज तक की कहानी हल्की सी मैं सुनाऊं, छोटे से ब्रीफ करके सुनाऊं। अनीता जी से कई सालों से हमारा एक संस्था आधारशिला जो है हमारे, उसके माध्यम से हमारा ताल्लुक है। एक ही ग्रुप में व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो
ऐसे ही एक दिन फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे ध्यान आया कि ऐसा करते हैं अनीता जी, क्यों ना एक मैगज़ीन स्टार्ट करें, लिटरेरी मैगज़ीन। और देखिए कि ये बात अनीता जी के अंदर कहीं ना कहीं पहले से मौजूद थी। जैसे कहीं चिंगारी होती है ना, तो उसको थोड़ी सी फूंक मारने की ज़रूरत होती है, वो जल पड़ती है। मेरा कहना था और अनीता जी ने फौरन एकदम कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ये सोच रही। और बस उसी टाइम हमने जो उसका प्रारंभिक रूप था हमारी पत्रिका का, वो बातों बातों में हमने तैयार कर लिया और ये तय हो गया कि चलो जी इस पे काम करना शुरू कर। उसके बाद आई नामकरण की बात। तो आधारशिला हमारी संस्था जो है, मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि अनीता जी अकेली 1987 से 1987 से इस संस्था को चला रही। पता नहीं कितने लोग इस संस्था में आए होंगे, कितने गए होंगे, लेकिन अनीता जी का साहस, अनीता जी की हिम्मत और अनीता जी का जो डिटर्मिनेशन है वो एज इट इज़ आज भी है, बल्कि उम्र के साथ साथ ये और बड़ा हुआ है और बढ़ गया है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर अनीता जी को बधाई देना चाहूँगा। तो हमने तय कर लिया कि एक मैगज़ीन जो है निकाली जाए। फिर आई नाम की बात कि नाम क्या रखा जाए। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा शरारती हूँ, ऐसी बातें जल्दी आ जाती हैं मेरे दिमाग में। मैंने कहा कि आधारशिला अपनी संस्था का नाम है, इसके साथ साहित्यम और लगा दो और नाम अप्लाई कर दो। तो खैर वो एक वो जो फॉर्मेलिटी होती है कि 10 नाम भेजने होते हैं RNI ऑफिस को, रजिस्ट्रेशन ऑफिस को। तो हमने एक नाम सबसे पहला आधारशिला साहित्यम रखा और उसके बाद फिर 9 नाम जो हैं टूल जलूल जो भी दिमाग में आए वो रख दिए, क्योंकि हम तो चाहते ही थे। लेकिन इसके बाद जो है बड़ी समस्या हुई। आप जानते हैं कि कोरोना रहा बहुत लंबा पीरियड। ये बात जनवरी की। जनवरी में हमने इस मैगज़ीन की रजिस्ट्रेशन के लिए वो 10 नाम RNI ऑफिस को भेजे थे और शायद ये मैगज़ीन के अभी तक 2 अंक और आ चुके होते। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स का अपना तरीका होता है। जब हमने उनके पाले में गेंद डाल दी तो उन्होंने कहा अब हमारी, हम खेलेंगे, और वो 6-7 महीने खेले। जनवरी में जो हमने एप्लीकेशन भेजी थी उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हमें अब अगस्त में 24-25 अगस्त में आकर मिला। इस दौरान हम लोग बार बार तैयारी कर लेते थे, बार बार ढीले पड़ जाते थे कि यार नाम तो आया नहीं, तो कैसे क्या करेंगे आगे। तो इस तरह से अपहीवल्स जो हैं, वो ऊंच नीच जो है इस सारे कार्यक्रम में, इस सारे प्रोसेस में, उसने हमें बहुत परेशान किया। लेकिन अल्टीमेटली खैर अगस्त में हमें इसका रजिस्ट्रेशन मिल गया और जैसा हम चाहते थे कि आधारशिला साहित्यम हमें नाम मिले, वो हमें मिल गया। एक डर ये था कि आधारशिला के नाम से मेरे को जहाँ तक ध्यान है कई सारी पुस्तकें भी हैं और कुछ पत्रिकाएं भी हैं, लेकिन वो जो साहित्यम हमने साथ लगाया वो भी हलंत वाला, वो काम कर। तो अल्टीमेटली हमें ये नाम मिल गया और उसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छी बात हमारे लिए ये हुई कि जो साहित्यकार थे पूरे भारत से, उनसे हमने तरह तरह से कांटेक्ट किया और भगवान की दया ये रही कि उनके रचनाओं के रूप में लगातार आशीर्वाद हमें मिलते रहे, हमारी तैयारी होती रही। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि अभी पत्रिका आई नहीं थी, सिर्फ एक योजना थी, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे सदस्य बन गए, सब्सक्राइबर बन गए और उन्होंने विभिन्न तरह की सदस्यता लेते हुए वो एक जो फाइनेंशियल मैटर होता है, जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, वो हमारी पूरी कर दी और अल्टीमेटली हम लोग इस मैगज़ीन के आज वाले दिन तक पहुंच पाए। लेकिन इस दौरान मैं डॉक्टर अनीता सुरभि जी की तारीफ एक बार फिर करना चाहूँगा। आप RNI ऑफिस में जो 6-7 महीने हमारे रजिस्ट्रेशन के लेटर पड़े रहे, उसके लिए आप 6 बार RNI ऑफिस में गए दिल्ली।
और उसके बाद जब हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप शायद बहुत लोगों को जो नॉर्मल है उन्हें नहीं मालूम होगा कि एक पत्रिका निकालने के लिए और बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है, चाहे वो एसडीएम ऑफिस लेवल पे हो, चाहे डीसी लेवल पे हो, चाहे और जो अधिकारी गण हैं उनसे परमिशन लेने, तरह तरह के नंबर लेने की बारी होती है। अकेली अनीता जी जो चंडीगढ़ में थी, मैं नहीं जानता कि उन्होंने 100 चक्कर काटे होंगे या 200 चक्कर काटे होंगे, लेकिन वो लगातार अलग अलग डिफरेंट ऑफिसेज में जाती रहीं एंड अल्टीमेटली शी अरेंज्ड एवरीथिंग। सारी चीज़ें उन्होंने अकेले यहाँ पे तैयार कर ली। मुझे बस यमुनानगर बैठे बैठे ये सूचना मिलती थी कि अशोक जी आज ये वाला नंबर आ गया, अशोक जी आज इसकी हमारी जो है अप्रूवल हो गई है, आज एसडीएम साहब ने ये कह दिया, सारा कुछ। और सिर्फ यही सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, उसके बाद मैगजीन जब छप के तैयार हो गई तो उसको भेजने के लिए पता नहीं कितने चक्कर आपको पोस्ट ऑफिस के काटने पड़े, क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि मैगजीन पे जितना हमारा खर्च आया है पर मैगजीन, उससे ज़्यादा खर्च पोस्टेज का है, उससे ज़्यादा खर्च पोस्टेज का है। बहुत से लोग ये कह देंगे कि यार आपने इतनी महंगी मैगजीन रखी हुई है, जरा सी तो है 60 पेज, लेकिन वो 60 पेज की मैगजीन के ऊपर 40 रुपये पोस्टेज है। खैर वो सारे के सारे मरहले जो थे वो अनीता जी ने अकेले ही सब के सब पार किए और अल्टीमेटली जो है हम आज के दिन तक पहुँचे हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने साथियों का धन्यवाद ना करूँ, उनके नाम ना लूँ तो ये मेरी धृष्टता होगी, मेरी बदतमीजी होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि संपादक मंडल में हमारे साथ चरणजीत चंदवाल साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ दिन पहले उनका एक बड़ा भीषण सा एक्सीडेंट हुआ और उनकी 3-4 जगह से राइट लेग जो है वो फ्रैक्चर्ड है, जिसका आज भी एक ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन पहले हो चुका है, एक आज है, फिर एक और मेजर ऑपरेशन होना बाकी। तो चरणजीत चंदवाल साहब, उसके अलावा उषा शर्मा जी आप बैठी हैं जिन्होंने सबको आज तिलक लगाया है, नेहा शर्मा जी और उषा शर्मा जी, उषा पांडे जी, ये आज हमारे जो है ना वो स्वागत समिति के सदस्य थी, सबको टीके इन्होंने लगाए। इन्होंने संपादन में भी बहुत मेहनत से काम किया और मुझे बड़ी खुशी है नाम लेते हुए कर्नल वीपी सिंह साहब पालमपुर से आज ये फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं और आप हमारे संपादक मंडल के मुख्य सदस्यों में से एक हैं, जिन्होंने जो काव्य वाला पार्ट था, कविता शायरी वाला पार्ट था, वो सारा इनकी देखरेख में हमारे साथ आगे बढ़ा। अनिल खारवन जो हमारे पास ही रहते हैं, आप क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों के परम विद्वान हैं, तो हमने हिंदी का जो मुख्य कहानियाँ वगैरह वाला हिस्सा था, लेख वाला हिस्सा था, आपसे हमने मदद ली और आपने हमारी बड़ी सहायता की। अभिषेक तिवारी यहाँ पे किसी वजह से पहुँच नहीं सके, बड़े एक्टिव आदमी हैं, वो आर्मी से हैं। दिलीप वशिष्ठ, आप नाहन से ऊपर रहते हैं वहाँ पे हिमाचल में, और उन्होंने हमारे जो सांस्कृतिक लेख थे उनका संपादन सारा उन्होंने किया। तो इस तरह से ये एक हमारी छोटी सी संपादक मंडली थी, जिसके माध्यम से या जिनकी काबिलियत के कारण ये हमारी मैगजीन इतने अच्छे ढंग से प्रकाशित हो पाई। इसके अलावा 2-3 नाम और ऐसे हैं, कला पक्ष जैसे इसका टाइटल है या अंदर जो भी डिज़ाइनिंग की गई है, उसके लिए हमारे साथ विक्रांत सिंह जो बाय चांस डॉक्टर अनीता सुरभि जी के सुपुत्र हैं। स्मिता तिवारी, आप लखनऊ से हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने हमें ये सहयोग दिया कि जो डिज़ाइनिंग वगैरह है उन्होंने की। इसके अलावा प्रकाश मंडल यहाँ पे शायद आए नहीं, उन्होंने ये सारी जो प्रिंटिंग की डिज़ाइन थी ये उन्होंने तैयार किया। और 2 लोग हमने ऐसे भी रखे हैं कि अगर कोई सब्सक्राइबर लड़ाई झगड़े पे उतर आए किसी तरह से किसी भी मामले को लेकर, तो हमने 2 वकील भी कर रखे हैं, आज मैं सरेआम बता देता हूँ। और बाई चांस वो दोनों के दोनों बच्चे अनीता सुरभि जी के हैं, अभय सिंह और परिणीता सिंह,
दोनों एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और हमने उन्हें तैयार रखा हुआ है गोली बंदूक के साथ कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर निगाह टेढ़ी मेढ़ी उठाई तो हम उन्हें छोड़ दें। खैर, इस तरह से हमारा ये जो पत्रिका का काम था वो सारा का सारा तैयार हो गया। पत्रिका आपके सामने है और इसकी काफ़ी प्रतियां जो हैं खुशकिस्मती से पहले से ही सब्सक्राइब थी, हमें सिर्फ भेजना थी। और जैसा कि आपको मालूम है भारत में होता है कि 28 तारीख को हमने पहला बैच जो था मैगजीन्स का डिस्पैच किया था चंडीगढ़ से, और भगवान की दया से अब फिर 28 तारीख कल है और अभी तक कई जगह मैगजीन नहीं पहुंची। इसके लिए मैं डाक विभाग को स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। जल्दी पहुंच जाती तो शायद ज़्यादा गलतियाँ निकलती, अब आराम से पहुंचेंगी तो रोक रहेगा। एक और बात है कि जब हम कोई मुश्किल काम हाथ में लेते हैं, किसी दुर्गम रास्ते को हम लोग चुनते हैं चलने के लिए, तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक नेचुरल सी बात है कि आपके रास्ते में कठिनाइयाँ तो आती हैं। लेकिन अगर आप कठिनाइयों से डर गए तो आप समझिए आपको मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कठिनाइयों से नहीं डरे तो मंजिल मिलेगी और उसको पाने की खुशी दोगुनी होगी, क्योंकि आपने बहुत कठिनाइयाँ सह के उस मंजिल को प्राप्त किया है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सारे साथी जिनके मैंने अभी नाम लिए, उन्होंने सारी कठिनाइयों वाला रास्ता चुना, मुश्किल से मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि साहित्यिक पत्रिका निकालना, वो भी शुद्ध हिंदी में, और फिर पढ़ने वाले भी ढूंढना, लिखने वाले तो मिल जाते हैं, पढ़ने वाले ढूंढना अपने आप में बड़ा एक दुष्कर सा काम था। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की दया रही और शायद हम सारे साथियों की मेहनत का फल रहा कि हमें पढ़ने वाले भी मिले, हमें रचनाएं देने वाले भी मिले और सब तरह से मदद करने वाले लोग हमें मिलते गए। अब जब पत्रिका आपके हाथ में पहुंच चुकी है, बहुत से लोग पढ़ भी चुके हैं, तो पहला प्रयास है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसमें गलतियाँ नहीं हैं, इसमें कमियाँ नहीं हैं, इसमें त्रुटियाँ नहीं हैं। जरूर होंगी, काफ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन उन सारी त्रुटियों के लिए, उन सारी कमियों के लिए और उन सारी गलतियों के लिए आज मैं इस मंच से मैं अपने आप को उन सारी गलतियों, त्रुटियों और कमियों के लिए जिम्मेदार मानता हूं और आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि जो गलतियां इस अंक में हुई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी अंकों में वो गलतियां बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। पहला अंक था, इसलिए मैं समझता हूं कि आप मुझे क्षमा भी करेंगे। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि रख तो दिया चिराग हवाओं के सामने, रख तो दिया चिराग हवाओं के सामने, देखेंगे कितने हाथ अब आते हैं ढांपने, देखेंगे कितने हाथ अब आते हैं। जिनका हमें साथ मिला है, मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, और जिनका भविष्य में हमें साथ मिलेगा उनको मैं पहले से नमन करता हूं। विशेष आभार डॉक्टर हिमित सिंह सर का, जो कि हरियाणा में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े वयोवृद्ध साहित्यकार हैं। डॉक्टर कपूर सर, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता तुल्य भी हैं, और साहित्य के क्षेत्र में उनकी तारीफ करना सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। डॉक्टर अशोक सभरवाल साहब, जो हमें लेट मिले लेकिन बाद में हमें पता चला कि उनकी काबिलियत कितनी है। मेरे ख्याल में 30 से ऊपर तो आपकी पुस्तकें छपी हुई हैं, और इसके अलावा जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी को सुशोभित कर रहे हैं आप, जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आपका बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग रहता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में, छोटे से इस इकट्ठ में यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। और विशेष आभार अपनी छोटी बहन का, गायत्री का, मैं इन्हें प्यार से छुटकी बोलता हूँ, इनका बहुत बहुत आभार। आपने सुन ही लिया होगा कि कितना अच्छा आप बोलती हैं। आप प्रेरक वक्ता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं,
एक्टिंग भी करती हैं, शायरी भी करती हैं, लिखती भी हैं। मतलब साहित्य से संबंधित जितने गुण हो सकते हैं शायद उनमें से कोई एक आधा छूटा होगा, वरना सब पे गायत्री ने अपनी पकड़ बना रखी। तो मैं छोटी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आभार।